गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे अवयस्क फर्म के लाभों में साझेदार कैसे होता है या अवयस्क साझेदार कौन होता है। देखिए, कोई भी अवयस्क फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, अतः वह फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। कोई भी अवयस्क कभी भी किसी भी साझेदारी फर्म का पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता है, किंतु किसी भी साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अवयस्क है यदि, तो वो साझेदार नहीं बन सकता। इस धारा में जैसे कुछ बातें स्पष्ट की गई है कि अवयस्क किसी भी फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता। अवयस्क किसी फर्म में साझेदार नहीं बनाया सकता। उसे केवल लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है यदि उस समय के फर्म के सभी साझेदार सहमति व्यक्त करें, तब फर्म की स्थापना के बाद ही साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। हानियों के लिए वो कोई उत्तरदायी नहीं होता है। प्रत्येक लाभपूर्ण सौदे का लाभ उसको देने के लिए गिना जाएगा, बल्कि लाभ की गणना एक निश्चित अवधि के बाद की जाएगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अवयस्क साझेदार के कुछ अधिकार हैं। अवयस्क से तात्पर्य है कि जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो। जैसे हमारे राज नियम के अनुसार 18 वर्ष पूर्ण करने पर ही वयस्क माना जाता है। यदि उसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है तो हम उसे 21 वर्ष पूर्ण होने पर वयस्क मानेंगे। अगर इससे कम आयु है, 18 वर्ष से कम सामान्यतः, और न्यायालय द्वारा संरक्षण होने पर 21 वर्ष से कम आयु है, तो वह अवयस्क माना जाएगा। अब अवयस्क को कौन से अधिकार साझेदारी अधिनियम में दिए गए हैं? पहला है लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। अवयस्क साझेदारी के लाभों में से एक पूर्व निश्चित अंश प्राप्त करने का अधिकारी होगा। संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का उसको अधिकार होगा। अवयस्क फर्म की संपत्ति में से भी हिस्सा प्राप्त कर सकेगा। ठहराव के अनुसार फर्म की संपत्ति में वो हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अवयस्क को जब फर्म के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे फर्म की हिसाब अथवा लेखा पुस्तकों तक पहुंचने तथा उनका निरीक्षण करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों की प्रतिलिपि प्राप्त करना। एक अवयस्क को भी अधिकार है कि वह फर्म की लेखा पुस्तकों की भाग, नकल या प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, किंतु एक अवयस्क को फर्म की अन्य पुस्तकों जिनमें व्यावसायिक रहस्य है को देखने, व्यावसायिक रहस्य से तात्पर्य कुछ गोपनीय सूचनाएं या गोपनीय अनुबंध है, उनको देखने का अथवा निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होता। साझेदारों पर वाद प्रस्तुत करना। एक अवयस्क साझेदारी फर्म के साझेदारों पर अपने लाभ तथा संपत्ति में हिस्से के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, किंतु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसे फर्म से अलग होना पड़ेगा। फिर है वयस्क होने पर फर्म का साझेदार बनना या ना बनना। एक अवयस्क वयस्क होने अथवा लाभों में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त होने के 6 माह के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय एक सार्वजनिक सूचना देकर साझेदार बन सकता है। यदि मान लीजिए कि 6 महीने के बाद भी वो सूचना नहीं देता है तो उसे स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। ये थे साझेदारों के अधिकार। इन अधिकारों के साथ ही इस अधिनियम में कुछ दायित्व भी साझेदार को दिए गए हैं जब उसे सम्मिलित किया जाता है साझेदारी में। तब पहला है लाभ एवं संपत्ति तक सीमित दायित्व। एक अवयस्क का दायित्व फर्म में उसके लाभ तथा संपत्ति के हिस्से तक सीमित रहता है। कहने का तात्पर्य है हानि में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। दूसरा है व्यक्तिगत दायित्व नहीं। एक अवयस्क का फर्म में कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है, अतः उसे दिवालिया भी घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फर्म के दिवालियापन की दशा में दायित्व। जब फर्म दिवालिया हो जाती है तो भी अवयस्क का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। फर्म में लगी उसकी संपत्ति तथा उसके लाभ का हिस्सा राजकीय प्रारंभ मतलब ऑफिशियल रिसीवर को हस्तांतरित हो जाता है। वयस्क होने पर सार्वजनिक सूचना देने का दायित्व। यदि एक अवयस्क अपनी वयस्कता प्राप्त करने अथवा उसे साझेदारी के लाभों में सम्मिलित करने की जानकारी प्राप्त होने के 6 महीनों के बाद, जो भी बाद में हो, तक फर्म में साझेदार बनने अथवा नहीं बनने की सूचना नहीं देता है, तो वह स्वतः फर्म का साझेदार बन जाता है और उसी तिथि से तृतीय पक्षकारों के प्रति फर्म के साझेदार की स्थिति में सभी उत्तरदायित्व उसके हो जाते हैं। ये थे साझेदारों के दायित्व। अब नेक्स्ट है अवयस्क के वयस्क होने के बाद की स्थिति। अब देखिए,
एक अवयस्क साझेदार जब वयस्क हो जाता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक तो फर्म में साझेदार बनना अस्वीकार कर सकता है, दूसरा फर्म में साझेदार बनना स्वीकार कर सकता है। दोनों में से वो जो भी स्थिति को चाहे स्वीकार कर सकता है। जब एक अवयस्क साझेदार वयस्क होने के बाद फर्म में साझेदार बनना स्वीकार कर लेता है तो उसे निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं: लाभों में हिस्सा प्राप्त करना, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करना, फर्म की गोपनीय पुस्तकों, जैसा कि हमने पहले देखा था कि गोपनीय पुस्तकों की अवयस्क जो रहता है उसकी पहुंच नहीं होती, वयस्क होने के बाद वो वहाँ उसकी पहुंच हो जाती है। लेखों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार उसे हो जाता है। अन्य वह सभी अधिकार उसे मिल जाते हैं जो किसी अन्य साझेदार को प्राप्त हैं। ये कब मिलते हैं? जब वो साझेदार उसमें साझेदार बनना स्वीकार कर लेता है। और इसके साथ ही जब वो वयस्क हो जाता है उसे वो सारे दायित्व स्वीकार करने होते हैं जो एक वयस्क साझेदार के हैं। अगर मान लीजिए कि वह साझेदार बनना स्वीकार नहीं करता है तो उससे अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? यदि वो साझेदार बनना स्वीकार नहीं करता है तो इसकी उसे सार्वजनिक सूचना देने पर वही अधिकार होंगे जो एक अवयस्क के होते हैं। मान लीजिए कि 6 महीने की अवधि में सूचना नहीं दी जाती है तो उसका दायित्व है कि वह वयस्क साझेदार की भांति हो जाता है। सूचना देने के बाद उसका फर्म के प्रति कोई दायित्व नहीं होता। अगर साझेदार ने सूचना दे दी कि मैं अब साझेदार नहीं रहना चाहता है वयस्क ने, तो उसका कोई दायित्व नहीं रहता। अपने लाभ व संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये थे एक अवयस्क के वयस्क होने पर फर्म में शामिल होने और नहीं होने पर क्या स्थिति रहेगी, हमने